प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास विषय लेकर एमए करने वाले विद्यार्थियों के लिए इतिहास दर्शन पढ़ना अनिवार्य होता है और उसी के अंतर्गत हम इतिहास के सदुपयोग और उसके दुरुपयोग की चर्चा करेंगे। विषय कोई सा भी हो, उस विषय से हम अच्छा भी प्राप्त कर सकते हैं और बुरा भी प्राप्त कर सकते हैं। सरल तरीके से समझने के लिए आप साइंस का उदाहरण ले सकते हैं। इंसान ने परमाणु बम बनाया, वो विनाश के लिए था। उसने परमाणु ऊर्जा का उपयोग दूसरे कामों में किया, मानव की उन्नति में किया, वहाँ उसका सदुपयोग हो गया। इसी तरह से इतिहास विषय की जानकारी भी अच्छे के लिए हो सकती है और बुरे के लिए हो सकती है। जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वे इतिहास का अध्ययन करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को तुष्ट करना चाहते हैं और वो रास्ते से भटक सकते हैं। अब कोई ये कह सकता है कि एक आदमी इंजीनियर बनता है, एक आदमी डॉक्टर बनता है और वह एक पाठ्यक्रम करके बनता है। किसी तकनीकी महाविद्यालय में या चिकित्सा के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले लगभग सभी विद्यार्थी इंजीनियर या डॉक्टर बन जाते हैं। तो क्या इतिहास पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी इतिहासकार बन जाएगा? यह प्रश्न उठाकर और इस विषय की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। यह प्रश्न उठाकर इस विषय की उपयोगिता को संदेह में रखा जाता है। तो मेरा कहना ये है कि अध्ययन के सभी विषयों को सिर्फ व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना एक व्यवसाय की ओर उन्मुख होना है। इतिहास को पढ़ने वाला व्यक्ति इतिहास का व्यवसाय करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इतिहास वस्तुतः सीखने के लिए है। यदि किसी व्यक्ति ने इतिहास पढ़कर अतीत से शिक्षा प्राप्त करके और अपने निजी जीवन में भी सुधार किया है तो वह उपयोगी है। इसलिए चीज़ों को हम सिर्फ इसी दृष्टि से देखें कि वे व्यावसायिक लाभ दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, यह ठीक नहीं है। मानव समाज के विकास की जो सच्ची कहानी है, कहानी नहीं सच्ची कहानी, वो इतिहास के आधार पर ही लिखी गई है। सत्य और न्याय की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष किया गया है वह इतिहास के आधार पर किया गया है। किसी भी राष्ट्र का उत्थान, किसी भी राष्ट्र की उन्नति अतीत के वैभव को, अतीत का उसका जो सांस्कृतिक स्वरूप होता है उसकी अच्छी चीज़ें देखकर निर्धारित होता है। हम यूँ कह सकते हैं, इतिहास का महत्व आप बड़े सरल उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई नौजवान है, मान लीजिए अवसाद में चला गया, बीमार हो गया मानसिक रूप से। जब आप उसको किसी चिकित्सक के पास लेकर जाएंगे तो क्या वो जाते ही दवा लिख देगा या वो बात करेगा, पूछेगा कि भाई इसकी हिस्ट्री बताओ? तो इतने छोटे से उदाहरण से आप जान सकते हैं कि जब एक चिकित्सक एक रोगी की चिकित्सा कर रहा है, वह चिकित्सा भी उसके अतीत को जानकर कर रहा है। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे इतिहास से हर पल शिक्षा लेते हैं।
सिसरो ने तो यहाँ तक कहा है कि इतिहास है वो एक अधिकार संपन्न अधिकारी है जो सच्चाई और तर्क के आधार पर न्याय प्रदान करता है। अब ये प्रतीक में कही हुई बात है, इसे भी हमें उसी रूप में सीखना चाहिए कि अतीत हमारे सामने यह शिक्षा लेकर खड़ा होता है कि आपके लिए यह करणीय है और यह अकरणीय है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इतिहास शिक्षाप्रद नहीं हो सकता क्योंकि इसमें घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। वही उदाहरण कि आप एक चिकित्सक के पास जाएंगे किसी रोगी को लेकर और कहेंगे साहब इसको बुखार है, तो वो बुखार की एक दवा उसको दे देगा चाहे बुखार का कारण कोई सा भी हो। दूसरे मरीज को लेकर जाएंगे, उसकी बुखार की वजह दूसरी है लेकिन उसको दवा वही दवा उसके काम कर सकती है। तो उस उदाहरण को यहाँ लगाना ठीक नहीं है। इतिहास की एक घटना भी अलग अलग लोगों को और अलग अलग ढंग से प्रेरित कर सकती है। और फिर दूसरी बात कि जो लोग अभियांत्रिकी की बात करते हैं या चिकित्सा विज्ञान की बात करते हैं, उन लोगों को भी यह देखना चाहिए कि आज जितनी भी प्रगति हुई है साइंस के क्षेत्र में, मैं साइंस बोल रहा हूँ, विज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, विज्ञान शुद्ध भारतीय अवधारणा है। चलो विज्ञान भी ले लीजिए, तो यह प्रगति बिना अतीत से सीखे बिना हो गई क्या? तो चिकित्सा विज्ञान का भी अपना इतिहास है, अभियांत्रिकी का भी अपना इतिहास है। तो इतिहास को जब आप संकुचित करके देखेंगे तो दूसरे विषयों से उसको अलग करके देखेंगे, और यदि उसको संकुचित नहीं करेंगे तो वो आपको दूसरे विषयों के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो अब कहीं कहीं ऐसा होता भी है, घटनाएं समान रूप से तो नहीं घटती, लेकिन लगता है कि वैसी ही कोई घटना दोबारा घटी। अब फ्रांस में 1830 में घटनाएं घटी और 1848 में भी घटनाएं घट जाती हैं। रूस में 1905 में घटी और 1917 में भी घट जाती हैं। लेकिन यह पर्याप्त आधार नहीं है यह बात सिद्ध करने का कि इतिहास में घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, लेकिन हम इतिहास में जिन लोगों के माध्यम से घटनाएं घटती हैं उनके मन को तो समझ सकते हैं, उनकी मनस्थिति को अपन जान सकते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा तब ऐसा हुआ। अब आप ये देख लीजिए, एक विद्वान हुए हैं ए एल राउज। वो राउज कहते हैं कि इतिहास में स्वर, गति, क्रम तथा योजना की पुनरावृत्ति होती है। वही बात जो मैं कह रहा हूँ, घटनाएं नहीं घटती लेकिन अनुमान हो जाता है, या उन घटनाओं किन्हीं बड़ी घटी हुई घटनाओं का स्मरण हो आता है कि ऐसा हुआ था। तो अब आप देख लीजिए कि इतिहास शिक्षाप्रद क्यों नहीं है। यदि पुनर्जागरण नहीं हुआ होता यूरोप में, तो आज यूरोप का जो रूप स्वरूप है वैसा हो सकता था क्या? विज्ञान ने या साहित्य ने जो रूप धरा है पुनर्जागरण के बाद में, यह रूप नहीं होता। तो डेवी, एक विद्वान हुए हैं डेवी, उनकी किताब है ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। वो डेवी महोदय कहते हैं कि अतीत पर हम ये सोचते हैं ना कि हम अतीत को पढ़कर उस अतीत पे कोई कृपा कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। हम हमारे भविष्य को, हमारे वर्तमान को वैभवपूर्ण बनाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए अतीत का अध्ययन करते हैं। तो मानवीय मस्तिष्क है, आदमी का जो दिमाग है, उसको समझने के लिए अतीत की ओर जाना पड़ेगा, अतीत को समझना पड़ेगा। एक विद्वान हुए हैं जीजे रेनियर, 1950 में उनकी एक किताब आई थी हिस्ट्री, इट्स पर्पस एंड मेथड। वो क्या कहते हैं रेनियर महोदय कि सारे अतीत मेरे अतीत हैं और मैं इनको याद करता हूं अपनी निजी शांति के लिए, अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए मैं इनको याद करता हूं। मतलब कहना ये चाहते हैं कि इतिहास का अवलोकन व्यक्ति अपने संतोष के लिए करता है, आत्मसंतोष के लिए करता है। बात वही है, हमें आत्मसंतोष क्यों चाहिए? कि हमें आगे बढ़ना है। इटली का दार्शनिक हुआ क्रोचे, उसने कहा कि सारा इतिहास ही समसामयिक है,
इसलिए शिक्षाप्रद तो होना ही है जब वो ये बात कह रहा है। भाई सीधी सी बात है कि आज हम चाणक्य को याद करते हैं। चाणक्य को हुए तो 2300 साल हो गए, वो आज हमें क्यों याद है? या हम आज भगवान राम को याद करते हैं या कृष्ण को याद करते हैं, तो उनकी तो ऐतिहासिकता ही अभी तक निर्धारित नहीं है, फिर भी हम उनको याद करते हैं। लोग कहते हैं कि वो साहित्य में ही हुए थे, हुए ही नहीं। चलो एक बार के लिए उनके संतोष के लिए हमने ये बात भी मान ली, तो वो जो साहित्य का अतीत है वो हमारे लिए वर्तमान है, तभी तो हमें याद है, वरना उनकी बात हम क्यों करते? वो एक क्रम जो मानवीय सभ्यता में एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्मृतियों का क्रम चलता रहता है, पीछे वाली पीढ़ी आगे वाली पीढ़ी को देती रहती है। वो इसीलिए तो देती है कि आने वाली पीढ़ी चीज़ों को सीखे। तो कालिंगुड महोदय है, उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि हाँ भाई, सारा इतिहास है वो वर्तमान का इतिहास है। फिर साइंस की बात करने वाले, तो साइंस की बात करने वालों से हम यदि पूछें कि आपने अणुशक्ति बनाई तो क्या पहले प्रयोग में ही बन गई थी क्या? या आप कोई दवा बनाते हैं, क्या पहले प्रयोग में ही बन जाती है? इस समय दुनिया में महामारी फैली हुई है कोरोना, और आप लगातार समाचार माध्यमों में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनसे जानते हैं कि उस पर वैक्सीन बनाने का काम हो रहा है, परीक्षण हो रहा है। तो ये जो परीक्षण है ये किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है कि आज से 100 साल पहले एक महामारी फैली थी, उस समय स्थितियां क्या थी और उसके बाद में किस तरह से वैक्सीन का विकास हुआ और आज की स्थिति क्या है, फिर उसका परीक्षण होता है। तो वो परीक्षण होना भी तो इतिहास ही तो है, अतीत ही तो है, जो घट गया वो अतीत हो गया। तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसा कि बेकन ने कहा है कि इतिहास है वो इंसान को विवेकशील बनाता है। ये विवेक अतीत के बिना नहीं आता है। और जैसा कि बुशमेकर ने भी कहा कि भाई इतिहास तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बीमारी फैल रही है, हमको वैक्सीन बनाना है, ये हमारी आवश्यकता है, इसलिए हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि पहले लोग क्या कर गए और उसके आगे हम कैसे चल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि इतिहास है वो शिक्षाप्रद है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और शिक्षा तो मिलती है। जैसे मान लो एक उदाहरण बार बार आता है, दिल्ली का कोतवाल था काजी मुगीसुद्दीन, उसने अलाउद्दीन खिलजी से कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरे जीवन की 2 इच्छाएं हैं, एक तो नया मजहब चलाना और एक दुनिया को जीतना। उसने मुगीसुद्दीन ने समझाया कि ये आपका काम नहीं है, आप धर्म चलाने का काम आप नहीं कर सकते, शासक हो आप, और आपका काम शासक होने के नाते सारी दुनिया को एक झटके में जीत लेना भी नहीं है। जिस जनता पे आप शासन कर रहे हो उसके लिए आपके दायित्व बनते हैं। और फिर सिकंदर ने, आप सिकंदर की होड़ करना चाहते हैं, सिकंदर को तो बहुत अच्छे अच्छे सलाहकार मिले हुए थे, आपको कहाँ इस तरह के सलाहकार मिल गए जिसकी वजह से आप जो है वो दुनिया जीत लेंगे? उसके पास तो अरस्तु था, आपके पास कौन? अलाउद्दीन को समझ में आया कि अतीत में ऐसा हो गया, वो ही नहीं कर सका तो अपन क्या कर लेंगे। ब्रिटिश इतिहासकार जो मिल है वो कॉन्सेप्ट लेकर आया भारत में कि वो यही कहना चाहते थे कि भारत की तो अपनी न कोई कला है, न कोई संस्कृति है, न कोई इसका कोई गौरवशाली इतिहास है। हमारे इतिहास को भी हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और मॉडर्न इंडिया में करके देखा गया। वो यदि ऐसा नहीं करता तो क्या हमारे भारतीय जो इतिहासकार हैं वो जागते? उन्होंने ब्रिटिश अवधारणा के, या इसको यूरोपीय अवधारणा भी कहूँगा मैं, दूसरे देशों के लोग भी शामिल थे, उस अवधारणा के खंडन में ये विकसित किया कि हमारा भी गौरवशाली इतिहास। तो
इतिहास शिक्षा प्रदान करता है। हमें शिक्षा मिली कि यदि हमने प्रतिकार नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम क्या थे और हमारी संस्कृति कैसी थी, इसके बारे में लोग जान ही नहीं पाएंगे। तो इतिहास असल में हमें ज्ञान प्रदान करता है, समाज का जो स्वरूप है, किस क्रमबद्ध तरीके से समाज का विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ, विचारधाराओं के बीच में संघर्ष कैसे चला। राम और रावण की बात करोगे तो दो विचारधाराओं की लड़ाई तो थी। जब आप कौरवों और पांडवों की बात करेंगे तो विचारधारा की लड़ाई तो थी। जब आप अकबर और प्रताप की बात करेंगे तो विचारधारा की लड़ाई तो थी। तो हम सीखते हैं इनसे। आज महाराणा प्रताप जननायक क्यों है? इसीलिए तो है कि उन्होंने अपने अतीत से सीखा कि स्वाभिमान बचाने के लिए जमीन के टुकड़े बड़े नहीं होते। तो इतिहास हमें हमेशा पहले से कुछ ज़्यादा अच्छा सिखाता है। कॉलिंगवुड ने ठीक ही लिखा है कि इतिहास है वो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का सोर्स है। पॉलिटिक्स में देख लीजिए, जो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं वो उनके पीछे जो लोग काम कर गए उनको पढ़ते ही हैं, उनका अध्ययन करते ही हैं और उनमें ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। बुद्ध और महावीर ने क्या किया? जो पारंपरिक वैदिक धर्म था उसमें कुछ दोष आ गए थे, उन दोषों को जानकर, उनके बारे में पढ़कर, उनके बारे में सीखकर ही तो एक नई राह खोली उन लोगों ने, वरना वो ये कैसे कर सकते थे। हमारे लिए, हम तो एमए में महात्मा गांधी का एक पूरा प्रश्न पत्र पढ़ते हैं, तो महात्मा गांधी के जीवन पर जिन लोगों का प्रभाव हुआ उन लोगों के बारे में उन्होंने पढ़ा जाना, तभी तो प्रभाव हुआ, वरना टॉल्स्टॉय और रस्किन से कैसे प्रभावित होते। गीता उन्होंने पढ़ी तभी तो उनको ये समझ में आया कि उन्होंने कहा कि मैं जब भी जिंदगी में निराश होता हूँ तो मुझे कोई न कोई श्लोक मिल जाता है गीता में, जिससे मैं सोचता हूँ कि नहीं, निराश नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है, कर्म करना है। तो हम सब अतीत से सीखते हैं और व्यक्ति नहीं, पूरा समाज सीखता है। तो ये इतिहास की उपयोगिता पर हमने एक प्रारंभिक बात ही की है, ये समझ लीजिए। इसकी उपयोगिता जानने के लिए अभी हम ये जो प्रारंभिक बात की है इसका भी अभी पहला ही चरण किया है। इसके दूसरे चरण में, दूसरे भाग में इसको पूरा करेंगे और फिर इतिहास के यूजेज एंड मिस यूजेज या यूज एंड मिस यूज को समझने के लिए, उसके सदुपयोग और दुरुपयोग को समझने के लिए एक व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो अपनी चर्चा से, अपनी बातचीत से उस अध्ययन का रास्ता निकल जाएगा, उसकी एक दिशा बन जाएगी। तो आपकी यदि रुचि होगी, आप इसको पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा पढ़ सकेंगे और वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जैसे आप अब इतिहास के बारे में ये कहते हैं साहब, डॉक्टर और इंजीनियर तो कमाना शुरू कर देते हैं बनते ही, इतिहास पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो कैसे कमाएगा? तो मैंने पहले ही कहा कि प्रोफेशनल नज़रिए से न देखें, पूरे समाज का, पूरी दुनिया का हित देखकर चले ना। फिर भी ऐसा नहीं है, जो इतिहास पढ़ता है व्यावसायिक दृष्टि से वो इतिहासकार बनता भी है। इतिहासकार जो बने हैं वो इतिहास पढ़कर ही तो बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जा सकता है, पुरातत्व के क्षेत्र में जा सकता है, संग्रहालयों में उनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है ना। पत्रकारिता के लिए इतिहास आना जरूरी है आपको। तो इतिहास का अपना महत्व। प्रशासनिक कार्यों को सीखने के लिए भी आपको ये जानना होता है कि पहले कैसे किया गया। हमारा सारा संवैधानिक विकास, हमारा सारा संसदीय विकास वो इतिहास की परंपरा से तो आया हुआ ही है, उसके बाहर से थोड़े आया हुआ है। इसलिए
इसका जो दूसरा भाग है उसमें मैं इतिहास के कुछ और उपयोगों की चर्चा करूंगा और उसके बाद इसके कुछ दुरुपयोगों की चर्चा करूंगा। और जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर अपन आगे के पाठ की ओर चलेंगे। आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ रहे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।